दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन बेला में एक बार फिर सम्मानित अतिथियों सहित इस सभागार में उपस्थित सभी जनों का हृदय से स्वागत है। वैश्विक संकट की इस भीषण परिस्थिति में जब सारी दुनिया थम सी गई थी, सारे के सारे लोग घरों में कैद हो गए थे, सारी गतिविधियां ठप हो गई थी, ऐसे समय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जिसने देश के नौनिहालों के शिक्षा और संस्कार का व्रत लेकर भारत के कोने कोने में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है, और आज इस स्थिति में है कि न केवल भारत की शिक्षा परंतु शिक्षा का जो वैश्विक जगत है उसको भी शिक्षा की दिशा देने का काम विद्या भारती कर रहा है। ऐसे अवसर पर जब काश कहिए कि एक भयानक अंधकार में हम सब घिरे थे, ऐसे समय में अपने बच्चों की शिक्षा अनवरत जारी रहे, चलती रहे, और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके जो दिशा निर्देश हैं, भारत केंद्रित शिक्षा, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा, भारतीय परंपराओं पर आधारित शिक्षा का काम तो हम से 1952 से ही कर रहे हैं, शिशु मंदिर योजना के प्रारंभ काल से ही कर रहे हैं। परंतु जो चुनौतियां हैं आने वाली, ऐसे संकट के समय भी जो आगे तकनीकी शिक्षा है, वर्चुअल लर्निंग है, डिजिटल लर्निंग है, उसके लिए भी अच्छी तैयारी कर सकें, इस हेतु ही इस सूचना संवाद केंद्र की स्थापना कोरोना के संकट काल में हुई। और आज ये कहने में संकोच नहीं कि शिक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का काम करने वाला अपने तरह का पहला ऐसा ये केंद्र बनकर खड़ा हुआ है। हम सबके मार्गदर्शन के लिए हमारे कई वरिष्ठ महानुभाव उपस्थित हैं। मैं अपने क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख और इस संपूर्ण केंद्र को भी मूर्त रूप देने वाले ऐसे श्री सौरभ मिश्र से आग्रह करूंगा को आए, इस केंद्र के पीछे की पृष्ठभूमि, उद्देश्य रखने के साथ ही मंचासीन अतिथियों का परिचय कराने की कृपा करें। आदरणीय सौरभ जी। धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। सर्वप्रथम मैं मंच पर एकदम हमारे पृष्ठ में बैठे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और वर्तमान में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हेमचंद जी भाई साहब की उपस्थिति से आह्लादित हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हेम जी भाई साहब हम लोगों के बीच में हैं और अभी आप लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। श्री सुनील कालरा जी हेम जी भाई साहब के एकदम बगल में बहुत ही कर्मठ और असाधारण मेहनत के द्वारा अपने आप को स्थापित किया। एक सम्मानित व्यवसायी के तौर पे आपकी लखनऊ में बहुत अच्छी छवि और बहुत ही सम्मान है। उनके बगल में आज के मुख्य अतिथि श्री ब्रह्मदेव राम शर्मा जी तिवारी जी हैं। ब्रह्मदेव राम तिवारी जी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, 2006 बैच के, बस्ती जनपद के मूल निवासी हैं। आप लोगों को इनका भी आशीर्वचन प्राप्त होगा। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि श्री ब्रह्मदेव राम जी
हमारे बीच आए और हम उम्मीद करते हैं कि ये आजीवन हम लोगों से जुड़े रहेंगे और निरंतर हम लोगों को प्रेरित भी करते रहेंगे। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में 2-3 विषय लाने हैं। जैसा कि जब हम लोगों ने कानपुर में भूमि पूजन किया था रूमा में अपनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो फरवरी माह में ये लक्ष्य लिया था कि नवंबर तक हम पहला एक्टिविटी चालू कर देंगे, जिसमें हमारे लिए रेसिंग ट्रैक, 8 लेन का रेस ट्रैक हमारी पूरी योजना में था। आप भूमि पूजन में आए थे, आपने बहुत समय भी दिया था, लेकिन वहाँ पे हम लोग कुछ कमरों का रेनोवेशन शुरू करके आगे काम नहीं कर पाए। आप अगर अभी जाएंगे तो सब चीज़ें यथावत वैसी ही हैं। अब अगले सप्ताह से हम लोग बाउंड्री शुरू करने की कोशिश में हैं। कारण सबको मालूम है, कोरोना जैसी महामारी का आ जाना। हमारी टीम आ चुकी थी, ड्राइंग डिजाइन हो चुका था, लेकिन हम लोग काम नहीं बढ़ा पाए। उस महामारी ने दुनिया को सोचने को मजबूर किया। हम लोगों ने उस महामारी को भविष्य के हिसाब से भी देखा। ये भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की महामारियां अब बार बार आने लगें। आदरणीय हेमजी भाई साहब, यतीन जी भाई साहब अभी यहाँ नहीं हैं, हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं। सौभाग्य से इन लोगों का केंद्र लखनऊ ही है। इस वजह से बड़ा चिंतन मनन हुआ और भविष्य में ये बीमारियां और फैलेंगी, इसका संकेत इन सब चीज़ों से मिलने लगा है कि आतंकवादियों को, राष्ट्रद्रोहियों को, तरह तरह के दुनिया में डिस्टर्बेंसेस पैदा करने वाले संगठनों को अब ये एक रास्ता भी समझ आ गया कि ऐसी कोई महामारी का वायरस लीक कर दिया जाए तो लोग अपने आप मरने लगेंगे। बंदूक नहीं चलानी पड़ेगी, गोलियां नहीं चलानी पड़ेंगी, हैंड ग्रेनेड नहीं फेंकने पड़ेंगे और लोग अपने आप मरने लगेंगे, जो कि उनका लक्ष्य है। हम लोगों का लक्ष्य सृजन है, उनका लक्ष्य विनाश है। इसे सोचते हुए फिर विद्या भारती ने संकल्प लिया कि हम ई लर्निंग पूरी तरह से हर स्तर पे लागू कर देंगे, जिसके कार्य को हम लोगों ने कोरोना काल में ही संचालित किया। हमारे बीच इस समय श्री अमिताभ बनर्जी जी उपस्थित नहीं हैं। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पुणे के अमिताभ बनर्जी जी मुंबई से, जयपुर से, बेंगलोर से, सभी जगह से ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप करने का वर्क फ्रॉम होम जो हम लोगों ने अकथ प्रयास किया, वो प्रयास हमारा अगस्त माह में फलीभूत होना शुरू हो गया और इस समय हमारे पैनल पे लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। पूरी जानकारी कुछ अलग ही है। हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है कि हमारे सभी 4 लाख बच्चे आने वाले 1-1.5 माह के अंदर, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 शासकीय जनपदों से 1100 विद्यालयों के माध्यम से हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई पर आ जाएं। हम लोग जहां संसाधन नहीं है उन संसाधनों के बारे में भी प्रयासरत हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने 3 टियर टीचिंग शुरू की है। आप जो सामने आचार्य देख रहे हैं, ये हमारे गोरख प्रांत के वो मेधावी लोग हैं जो अपने अपने विषय के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। हम लोगों ने, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 आचार्य हैं। उन 15,000 आचार्यों में चारों प्रांत से हम लोग लगभग 40 आचार्यों को बुलाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एकदम तैयार कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद इन लोगों को पीपीटी बनाना, पीपीटी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट सिस्टम में आना, कैमरे के आगे लेक्चर रिकॉर्ड कराना और उस लेक्चर को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से अधिक उसी तरह समझाने का प्रयास करना जैसे व्यक्तिगत रूप से शिक्षक और छात्र के बीच में पढ़ाई होती है। इस तरह के सिस्टम को डेवलप करके हम लोगों ने फर्स्ट ईयर टीचिंग इन्हीं आचार्यों के माध्यम से देने का कार्य शुरू किया है।
ये हमारे चुने हुए आचार्य जिस समय लेक्चर ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, सभी विद्यालयों के संबंधित विषय के आचार्य भी उस लेक्चर को सुन रहे होते हैं, छात्र उस लेक्चर को सुन रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ से लेक्चर समाप्त होता है, वैसे ही विद्यालय के आचार्य उस विषय से संबंधित नोट्स देना, उस विषय से संबंधित होमवर्क देना और उस होमवर्क को जांचना, किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का डाउट उसको सॉल्व करना और सेकेंड ईयर टीचिंग में उनको पूरी तरह से विषय को समझा देना। हम लोग बैकएंड पे ये देख रहे हैं कि जिन विषयों पे छात्रों के डाउट्स ज़्यादा आ रहे हैं या उनकी तरफ से ये विषय आ रहा है कि समझने में परेशानी हो रही है, तो हम इन्हीं में से किसी दूसरे आचार्य से उस लेक्चर को रिपीट करा रहे हैं। जब दूसरा आचार्य लेक्चर रिपीट करते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों को सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी डाउट का कोई सिस्टम है तो हम लोगों ने स्पेशल फैकल्टी भी अपॉइंट की है, जो ज़्यादातर आईआईटी से एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट लोग हैं, जिनका सेंटर हम लोगों ने जयपुर में रखा हुआ है। उसका कारण ये है कि राजस्थान में कोटा, जयपुर, अजमेर सब पूरा बेल्ट, कोचिंग की बेल्ट बन गई है और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल के अनुभव के साथ में हजारों बच्चों को सिलेक्शन करा चुके हैं अब तक कंपटीशन में। तो वो स्पेशल फैकल्टी फिर हम कनेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से विषय क्लियर हो गया। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि हम विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शैक्षणिक संगठन हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास विद्यार्थी हैं विश्व में, लगभग 14,000 विद्यालय हैं देश भर में और 35-36 लाख विद्यार्थी हैं। अभी ये गणना इसलिए ऐसे चल रही है क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत से क्लासेज अभी चालू नहीं हुए, तो गणना सही नहीं है। पिछले वर्ष हम लोग लगभग 35,73,000 विद्यार्थियों के साथ विश्व में नंबर 1 थे। ये जितना भी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खड़ा किया है, इसके माध्यम से हम ब्रॉडकास्ट सिस्टम में भी हैं। मुख्य अतिथि महोदय सामने टीवी पे देख भी रहे होंगे कि हम लोग लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लगभग 25-26 लाख लोगों तक जुड़ रहे हैं और हमारा अगला प्रयास ये है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके मेघालय तक हर जगह हमारे लोग जुड़ जाएं और आने वाले समय में हम लोग एक ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कुछ करोड़ लोगों से जुड़ने के लक्ष्य पे भी काम कर रहे हैं। आप सभी को ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस विषय में हम लोगों को लगभग हर प्रशासनिक स्तर पर भी सहयोग मिल रहा है और अच्छे लोग अब हम लोगों को अप्रोच करने लगे हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहे वो एकेडमिशियंस हैं, जिन्होंने भारत और भारतीयता को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हुए हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने में जीवन बिताया, वो सब भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही ये विषय पूरे विश्व में चर्चा में आ जाएगा और ये रज्जू भैया केंद्र विश्व का एक अनूठे केंद्र के रूप में स्थापित रहेगा। धन्यवाद। मैं विद्याभारती औध प्रांत की नगरीय शिक्षा के प्रदेश निरीक्षक श्रीमान राजेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुनील कारा जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी जी का स्वागत करने के लिए मैं अपने क्षेत्रीय प्रचार सह प्रमुख श्री भास्कर दुबे से आग्रह करूंगा कि आएँ और आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी का अंग वस्त्र देकर सम्मान करें।
पिछले 5-6 दिनों से, नहीं 6 दिनों से कहा जाए, चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे गोरक्ष प्रांत के 39 बंधु भगिनी भाग ले रहे थे। अपने किस्म का ये हमारे लिए भी पहला प्रशिक्षण है जो हम चला रहे हैं। सबके मन में इस प्रशिक्षण के संबंध में अनेक बातें होंगी, अनुभव होंगे, पर समय अभाव कारण ऐसे सभी का अनुभव तो नहीं ले सकता, परंतु ऐसे 2-3 बंधु बहनें अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्राचार्य जी ने, श्री राजबिहारी विश्वकर्मा जी ने जब हमें सूचना दिया कि आपको प्रशिक्षण हेतु जाना है, LMS के प्रशिक्षण हेतु, तो हमारे मन में बहुत स्पष्ट नहीं था कि क्या करना है, कैसे क्या होगा। हाँ, यह अवश्य है कि जो ऑनलाइन शिक्षण है यह हम लोग पहले भी विद्यालय में, चूँकि यह जो कोरोना काल में पहले भी करते रहे, लेकिन जो 40 मिनट का जो क्लास लेना है इस तरह का नहीं हो पाता था। तो यहाँ आने के बाद हमने एक नया अनुभव किया कि किस प्रकार से हम अपने कंटेंट को 40 मिनट का, 40 से 45 मिनट इस तरह का बनावें और कैमरे के सामने 40 मिनट तक अपनी क्लास को हम लें और PPT तैयार करना और कुछ नई बातें भी सीखने में आई, बहुत सी चीज़ें, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सब लोगों को पता है कि LMS की ट्रेनिंग के लिए हम लोग आए हैं, तो हम लोग कक्षा में अच्छा पढ़ाने के लिए लेसन प्लान बनाते हैं और उसको कक्षा में ले जाकर पढ़ाते हैं तो प्रभावी होता है। तो इसी तरह से जो ऑनलाइन कक्षा है उसको प्रभावी बनाने के लिए PPT तैयार करना पड़ता है, और ये PPT कैसे तैयार किया जाएगा हम लोग यहाँ आकर के सीखे हैं, और उसमें क्या क्या कंटेंट और डाला जा सकता है। इसके लिए हम जो कंप्यूटर विभाग के हैं, LMS के जो सदस्य हैं, उनको बहुत ही साधुवाद देंगे कि उसमें और क्या क्या डाल सकते हैं, उसको एक कंटेंट के रूप में जोड़ते थे और ये बताते थे, जिससे और अट्रैक्टिव होता था। और 40 मिनट तक कैमरे के सामने और बढ़िया से उसको लेक्चर देना, ये भी हम लोग सीखे हैं, और उसी का परिणाम है कि हम लोग भी कहीं भी बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। ये LMS प्रशिक्षण वर्ग जिसमें हम सभी आए हुए हैं बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में हम सभी ने PPT के माध्यम से किस तरह से टीचिंग की जाए, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त की। हम लोग जब पढ़ाते थे पहले तो बोर्ड पर एक बार लिखना, फिर उसको मिटाना, फिर बार बार बहुत सारी दिक्कतें आती थीं, इसमें समय भी लगता था। लेकिन PPT बनाने से इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। PPT बना करके हम पूरा कंटेंट अपना तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्लाइड के माध्यम से 1 बाय 1 करके हम उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि हम सभी ने कुछ नया सीखा, क्योंकि यह समय की मांग है। उत्तर प्रदेश शासन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विशेष सचिव आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी से आग्रह करूंगा कि हम सब बंधुओं को अपना प्रेरक उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं सर्वप्रथम आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि माँ भारती के इस पावन कार्यक्रम में मुझे आने का और आप लोगों से मिलने का एक अवसर दिया है। कहीं न कहीं ये देखा जाए कि कोविड-19 या कोरोना महामारी के इस दौर में शिक्षण, प्रशिक्षण और जो पठन पाठन की परंपरा हो, पठन पाठन का कार्यक्रम कैसे चले, आज के इस युग में तकनीक ने बहुत बेहतर प्लेटफार्म हमें उपस्थित कराया है। तकनीक की भूमिका आज के युग में इतनी प्रभावी है और हम लोगों के सबके हाथ में
जो ये मोबाइल एक यंत्र है, इसने पूरी दुनिया को बदलने में जितनी क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, शायद आज तक के पूरे मानवता के इतिहास में किसी एक यंत्र की, किसी तकनीकी की और तकनीकी के समेकन की, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस, इसके माध्यम से जो संभव हुआ है, उसने हम सभी के जीवन को बहुत ही कई आयामों में प्रभावित किया है। और देखिए, जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह उपयोग और दुरुपयोग, उपयोग किसी भी तरह से हो सकता है, उसका सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो, ये कहीं ना कहीं हमारे उस जो है संस्कारों पर, मूल्यों पर और इनको चलाने वाली जो बुद्धि है उस पर निर्भर करता है। मैं इस मामले में जो हमारा प्राचीन वैदिक साहित्य है उसमें एक कठ उपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उपनिषदों को कहा जाता है कि वैदिक साहित्य का वह ज्ञान कांड है, जिसको कहते हैं कि वैदिक साहित्य जब चतुष्पाद वेद कहे जाते हैं, वेद के 4 पाद 4 चरण कहे जाते हैं। शायद विद्यार्थियों में बहुतों को पता होगा, क्योंकि वो विद्या भारती की परंपरा से जुड़े हैं, कि प्रथम आती हैं संहिताएं, जिनका संकलन किया गया, जहां ऋषियों ने जिन मंत्रों का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, उनका जो संकलन हुआ वो संहिताएं हैं। और 4 संहिताएं प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें ऋग यजुः साम को वेदत्रयी और अथर्व जो सांसारिक जीवन से संबंधित अन्य विषय हैं उनका संकलन है। और उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। इन सभी संहिताओं की जो परंपरा, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनका जो धर्म कार्य हेतु विधायन कैसे हो, धार्मिक कर्मकांडों में प्रयोग कैसे करें, और इनके माध्यम से धर्म और जीवन को एक साथ जोड़ने का जो महत् प्रयास हुआ, वो ब्राह्मण ग्रंथों में आज भी संकलित है। और तीसरा चरण है, और ब्राह्मण ग्रंथ कहीं न कहीं हमारे गृहस्थ जीवन के प्रतिपादक हैं, गृहस्थ जीवन से ज़्यादा संबंध रखते हैं, क्योंकि बहुत से कर्मकांड जो हमारे होते हैं हम गृहस्थ जीवन में आने के बाद ही उनको संपादित करते हैं। तीसरा है हमारे आरण्यक। अरण्य में गृहस्थ जीवन के जब कर्तव्यों का हम पालन कर चुके होते हैं तो हम साधना में लगते हैं। जो हमने सीखा होता है ब्रह्मचारी जीवन में, संहिताओं का हमने अध्ययन किया, गृहस्थ जीवन में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से कर्मकांडों का भी निष्पादन किया और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा किया। फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सिखाने की एक बड़ी महती भूमिका आ जाती है। और फिर आते हैं हमारे आरण्यक ग्रंथ, जो एक कड़ी के रूप में इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कर्मकांड से लेकर के आगे आने वाले जो जीवन की तुरीय अवस्था है, वृद्धावस्था है, जो हमारे 100 साल के जीवन की कल्पना करते हुए जो हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया है, उसके लिए ज्ञान की शिक्षा जो दी जाती है, उसके लिए उपनिषद ग्रंथों का प्रणयन हुआ। उनको हमारे ऋषियों ने लोक कल्याण के लिए उपनिषद ग्रंथों में उन मंत्रों का संकलन किया कि गुरु के समीप बैठ करके गुरु से ज्ञान का अर्जन, यही उपनिषद की परंपरा रही। और अगर आज हम देखते हैं तो समीप बैठना जैसे इस कोविड काल में भले ही संभव न हुआ हो, लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म ने जो भी ज्ञान, जो भी हम यहाँ बोल रहे हैं, इसको संरक्षित भी कर रहा है, इसको प्रसारित करने का एक बहुत बेहतर अभूतपूर्व एक संजय दृष्टि जो सभी को उपलब्ध करा दी गई है कि जहाँ तक जिस रूप में जो भी बोला गया उसको संरक्षित कर लिया जा रहा है। क्लाउड का इतना बड़ा प्लेटफार्म बनाया हुआ है। हम लोगों ने इस ज्ञान के रहस्यों को थोड़ा जान करके और इसका अपने जीवन में बेहतर प्रयोग किया है। इस आपातकाल में, महामारी में इसका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। तो उपनिषदों की जो मैं भूमिका में थोड़ा चला गया, उपनिषदों में कठ उपनिषद में ऐसे ही रथ रूपक का एक उदाहरण आता है। रथ रूपक में कहा जाता है कि जो हमारा किसी भी रथ में घोड़े होते हैं, लगाम होती है, सारथी होता है, एक रथी होता है और रथ होता है। तो हमारा शरीर भी एकदम, क्योंकि चरैवेति चरण में मत विंदति, चलते रहें, सक्रिय रहें।
तो सक्रिय रहने के लिए माध्यम हमारा शरीर है, और इस शरीर में देखा जाए तो इंद्रियां जो होती हैं हमको हर संचालक की तरह ले चलने वाले इंजन की तरह होती हैं। इंद्रियां विषयों से जुड़ी होती हैं और हमारे लिए प्रेरक का उद्बोधक का कार्य करती रहती हैं, खींचती रहती हैं। तो इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं, और इंद्रियों के पीछे एक अंतः इंद्रिय है जो दुनिया में सबसे अधिक गतिमान है। उससे ज्यादा गतिमान कुछ नहीं है, उसको कहते हैं मन। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो हमारा मन जो सभी दूरवर्ती ज्ञान रश्मियों में सबसे सुदूरवर्ती है, वो शिव संकल्प वाला कैसे हो, वही शिव संकल्प की साधना किस तरह हमारे जीवन में बढ़े, इसी के लिए इस विद्या भारती जैसी संस्था और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अवधारणा, चाहे पूज्य डॉक्टर साहब ने देखी हो, पूज्य गुरु जी ने, और जो ऋषियों की जो परंपरा रही है उसको आधुनिक युग में एक संगठन के माध्यम से, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, एक संघ और एक संगठन के माध्यम से उसको हमारे जीवन में लाया। और आज यह पौधा जो उन्होंने आरोपित किया था, जो बहुत सारे जो है जिसको कह रहे हैं कि काले बादलों से घिर सा गया था पाश्चात्य विद्या की, जिसमें हमारे अंदर हीन भावना कैसे पैदा की जाए, कैसे हम अपनी गौरवमयी संस्कृति की परंपरा से थोड़ा सा दूर हों और उसके बारे में थोड़ी हीन भावनाग्रस्त हों, हमारा स्वाभिमान कैसे दमित हो। पूरी विद्या साधना के लिए जो पाश्चात्य प्रयास रहे, कहीं ना कहीं जो भी अच्छे कार्य भी दिखे उसके पीछे कहीं ना कहीं एक उद्देश्य यह बना रहा। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे इस माया जाल से, कैसे इस जो है भ्रम जाल से काट करके उसके दूर का सत्य भी दिखाया जा सके कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। चकाचौंध बरे इस कुंदन के उससे सत्य के मुंह पर पिहाना लगाने का जो कार्य कराया गया था, उसमें कहीं ना कहीं उसके सुराग देते हुए उसके उस पार के सत्य का दर्शन कराने की जो साधना है, मैंने जो भी अपनी समझ रही विद्या भारती या इसके सारे आनुषंगिक संगठन जो संघ के रहे हैं, उनको इसी साधना में तत्पर है। तो हमारे जो मन है, मन से परे हमारी बुद्धि होती है, और बुद्धि ही शरीर रूपी रथ की सारथी है। हम इन यंत्रों का, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे जो भी तकनीक उपलब्ध कराई गई है, उसका कैसे उपयोग करेंगे अब हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। और बुद्धि किस तरह से उनके सदुपयोग करेगी या दुरुपयोग करेगी, वही एक प्रशिक्षण, वही एक साधना है। हम बुद्धि के विकास कार्य के लिए आने वाली पीढ़ियों का बौद्धिक विकास कैसे हो, बौद्धिक चिंतन कैसे हो, कैसे उनमें चिंतन धाराएं विकसित हों, वह केवल अर्थकरी इस विद्या के माध्यम से केवल अर्थकरी की साधना में न लग जाएं, वह मूल्य प्रधान जीवन की साधना के लिए अर्थ बहुत उपयोगी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ के बिना किसी का साधन नहीं है। अर्थ अर्जन हो लेकिन वह धर्म पूर्वक हो, धर्म पूर्वक ही काम साधन हो, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। यही हमारी सनातन परंपरा का यही चिंतन रहा है और यही उनका मार्गदर्शन रहा है कि कैसे मानव जीवन अपनी उदात्तता को प्राप्त करे, अपनी उदात्तता की गरिमा में जाए। और बाल मन से बच्चों में जो शिक्षा पड़ती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो प्रशिक्षण मिलता है, उनके बाल मन पर हम जिस तरह के संस्कार डालते हैं वही संस्कार आगे फलीभूत होते हैं। कैसे किसी चीज का उपयोग हो, सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो, वह वही संस्कारों पर निर्भर करता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध, समाज बन रहे हैं सामाजिक संबंध, इनकी नींव बचपन में डाली जाती है। और हमारे जो आचार्य आचार्याएं भाई बहन हैं, आप सब इस भविष्य के पौधे को जो अंकुरित हुआ रहता है उसको पालने पोसने का और संस्कारों से सिंचित करने के इस महत् प्रयत्न में आप सब लगे हुए हैं। मैं आप सभी का भूर भूर अभिनंदन करता हूं कि आप संस्कार के माध्यम से, संस्कारों का पानी सींच करके भविष्य के इस पौधे को बड़ा करने के महत् साधना में लगे हुए हैं। तो बुद्धि के पीछे हमारी
एक शरीर यह रथ है और हमारी आत्मा जो हमारी चेतना है वह रथी है। रथी के लिए ही सारे साधन हैं। तो हमारी आत्मा का विकास कैसे हो? जैसे अभी यहाँ विद्या भारती का एक लोगो है, मोटो है कि सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या है जो मुक्ति का साधन हो। इसका मैं पूरा श्लोक जो ईशोपनिषद में आया है, ईशावास्योपनिषद में, कि विद्या च अविद्या च यह तद्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। इससे जुड़ी हुई एक विद्या क्या है और मुक्ति का साधन वह विद्या कैसे बनती है? तो जो हमारी सांसारिकी विद्या है उसको अविद्या के रूप में लिया गया। अविद्या माया को कहते हैं और माया ही सारे संसार चक्र की संचालिका और प्रणयिका है। तो माया को जो ये सांसारिक दृष्टि है इसको भी समझें और इससे परे जो शाश्वत है, त्रिकाला बाधित है, जिसको विद्या के माध्यम से समझें, उसकी जानने की जो शक्ति है, फिर अविद्या से इस सांसारिक साधना करते हुए फिर विद्या को साधित करें जो हमारे मुक्ति का एक पथ प्रशस्त करने वाली बने। यह उपनिषदों की साधना रही है। और हम अपने को जाने, उन संस्कारों के माध्यम से जानने का एक रास्ता खुलता है, जिसके बारे में जो कि संघ में हम जब पढ़ते हैं तो एक बड़ा प्रमुख मंत्र सारे बच्चों को सिखाया भी जाता है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वह उसकी पूर्णता कुछ भी करिए वह पूर्ण ही बना रहता है, उसमें कभी जो है कुछ कमी बेसी नहीं हो सकती है। यही जो चेतन तत्व है जो हम में है और जो हमें जिस साधना के पथ पर चलना है, जो जीवन का अल्टीमेट गोल है, इसके बारे में कहीं ना कहीं बचपन से ही कि प्रातः उठते ही बच्चों को अपने हाथों को देख करके कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, अपने इन हाथों का दर्शन करो। और समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, या धरती पृथ्वी तत्व से हमारी जो पंच तत्व हैं उनमें पृथ्वी तत्व सर्वप्रधान है, जिनसे हमारी यह शरीर निर्मित हुई है। तो उस पर हम जब पैर रखें तो उसका आराधन करें। हम अपनी मिट्टी को भूले नहीं, अपनी जड़ों को भूले नहीं, उनको हमेशा याद रखें। यह संस्कार सुबह सुबह उठते ही अबोध मन में कैसे बीजारोपित हो, पुष्पित पल्लवित हो, यह साधना आप लोग कराते हैं। फिर हमारे जीवन चक्र में, जीवन के यात्रा में, जीवन इतना सरल सहज नहीं है, यह झंझावात है। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हैं और कैसे हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करें, यह बहुत बहुत बड़ी साधना है। और जैसे विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विद्या भारती अपने इस साधन कार्य में लगी हुई है, मैं इसमें जरूर ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का साधन, जैसे हम कहते हैं कि भाई मनुष्यों की 3 श्रेणियां कही जाती हैं, कहीं भी देखा जाए अधम कौन है, मध्यम कौन है, उत्तम कौन है। तो जो हमारे चिंतकों में राजा भर्तृहरि या भर्तृहरि का बड़ा ऊंचा स्थान है, तो उन्होंने एक श्लोक में बड़े ही सुंदर ढंग से कौन अधम मनुष्य है, कौन मध्यम श्रेणी के मनुष्य है, कौन उत्तम श्रेणी के मनुष्य, उसको परिभाषित किया है। शायद आप लोगों ने पढ़ाया भी होगा अपने छात्रों को कि प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः और प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कि कोई काम में ये दिक्कत होगी, वो समस्या आएगी, यही सोच करके बहुत सारे लोग कोई काम शुरू करना हो, ये दिक्कत होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लाख बाधाएं बताकर उसको शुरू ही नहीं करते हैं। शक्ति सब में है, लेकिन मानसिक दृढ़ता कितनी है, संकल्प शक्ति किसमें है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो ऐसे लोग जो कार्य शुरू ही नहीं करते विघ्नों को देख करके, उन्हीं को अधम श्रेणी का मनुष्य कहा जाता है। और दूसरे वो होते हैं जिनमें उत्साह होता है और कार्य वो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं तो थोड़ा डगमगा जाता है मन, और बीच रास्ते से कहीं ना कहीं वो वापस लौट आते हैं, उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। विघ्नों से कुछ हद तक चलते हैं, कुछ हद तक संघर्ष करते हैं, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। ये हम लोगों के बीच में मध्यम श्रेणी के लोग हैं। लेकिन लाख थपेड़े खाए, जिनका संकल्प हिला नहीं, जो मानसिक रूप से दृढ़ बने रहे और अपने काम को अंजाम तक ले आए, ऐसे लोग ही सफलता के परचम को चूमते हैं। ऐसे लोगों का ही दुनिया वंदन अभिनंदन करती है, क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष को लड़ करके पार पहुंचा करके मंजिल तक पहुंचते हैं। वही उनका जीवन ही हमें मंजिल का रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुस्मृति ने कहा है बड़ा सुंदर ढंग से इस देश के बारे में, इस भूमि के बारे में, कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा, कि जिन्होंने अपने उदात्त चरित्र से अपने इस काम की मंजिल तक पहुंचाया है, और जिन्होंने, जैसे गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, उस योग की दुःखः योग की साधना को पूर्ण किया है कि कैसा हमारा आहार हो, कैसा हमारा चाल चलन हो, और चेतना हमारी कैसे, किस तरह के कर्मों में लगे, और स्वप्न भी किस तरह के हमारे हों, और इन सब के पूछे हमारा ज्ञान या अवबोध कैसा हो। वह अवबोध के कार्य में आप सब लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सब भी हैं, लेकिन उस बच्चे में जो है अवबोध का बीजारोपण करने के, संस्कारों के बीजारोपण करने के काम में आप लोग लगे हैं। और ये डिजिटल प्लेटफार्म जो आज की कार्यशाला है, आपको इस तकनीक से और बेहतर सीख करके इसका प्रयोग करने में समर्थ बनाने वाली है। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं आप इस योग मार्ग में अपनी साधना के अपने को और सशक्त बना रहे हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से। इस तरह जो हम भी बताया गया कि गोरक्ष प्रांत, हम संयोग से हम भी वहीं गोरक्ष प्रांत के ही रहने वाले हैं। मेरा गृह जनपद बस्ती है और मैंने प्रयाग से शिक्षा दीक्षा ली तो सेवा में आने से पूर्व, तो वहाँ की कठिनाइयाँ क्या हैं और कैसे हमारे विद्या भारती के साधक आप सब किस तरह गांव-गांव जो ये अलख जगा रहे हैं विद्या की। ठीक है, आज बहुत अंग्रेजी का बड़ा प्रभाव है, तकनीकी और अंग्रेजी एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली धाराएं हो गई हैं। आप लोगों ने, विद्या भारती ने जो शुरुआती शिक्षा ली वो मातृभाषाओं के माध्यम से ही शिक्षा के इस क्रांतिकारी काम को आगे बढ़ाया। हमने बहुतों को देखा, अपने सेवा में भी देखा है, जो आपके माध्यम से पढ़ करके जो बचपन से आए हैं, जीवन क्षेत्र में जब वो कहीं कार्य कर रहे होते हैं तो उनकी जो संवेदनशीलता होती है, लोगों के दुख दर्द को समझने की जो उनकी वृत्ति, उनकी समझ और उनकी जो प्रवृत्ति होती है, वह उनको दूसरों से अलग बनाती है। यह कार्य आप सबने पीढ़ियों के माध्यम से किया है। जो लोग विद्या भारती जैसे संगठन को चला रहे हैं, सेवा भारती का संगठन चल रहा है, हमारे बहुत से प्रकल्प चल रहे हैं संघ के। चूंकि हम लोग प्रशासन में हैं, सीधे इन कार्यों से नहीं जुड़ते, लेकिन आप लोगों से संवाद के माध्यम से जरूर पता चलता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों में केवल संकल्प शक्ति के माध्यम से जितना बड़ा महत यज्ञ संपादित किया जा रहा है। यह संस्था और इस संस्था के इस महत यज्ञ कार्य में लगे हुए सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदनीय हैं और मैं सभी लोगों को सिरसा प्रणाम करता हूं
जो इस सरस्वती साधना के कार्य में लगे हुए हैं। आप सभी, मैं चूँकि काफ़ी मैं अपने समय सीमा को पहले ही काफ़ी छोड़ चुका हूँ, तो वाणी के अर्थ को और जो वाणी और अर्थ के रूप में है, ऐसी शक्ति और शिव को मैं बारंबार महाकवि कालिदास के इस वंदना के माध्यम से नमन करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ कि वाग अर्थावेव संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। ये जो सारा केंद्र खड़ा हुआ है संकट काल में, और जिस प्रकार सफलतापूर्वक आज काम कर रहा है, उसकी संकल्पना से लेके और इस रूप में पहुंचाने तक का जिनका प्रेरक मार्गदर्शन सब कार्यकर्ताओं के साथ रहा, ऐसे माननीय हेमचंद जी हम सबके बीच हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना प्रेरक पाथे हम सब कार्यकर्ताओं को देने का कष्ट करें। माननीय हेम जी वैसा। हम गत 5 दिनों से इस प्रकार का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अनुभव से, आपका अनुभव सुनने के पश्चात में मन में विश्वास हुआ कि हाँ, निश्चित रूप से ठीक प्रकार की मेहनत हुई है और आपने उस मेहनत को ग्रहण किया है। आप कुछ न कुछ जो पहले थे उससे और अधिक सीख करके यहाँ से जा रहे हैं, और अगली अपेक्षा रहती है कि अब जाने के पश्चात में यहाँ तो वीडियो बन गया, यहाँ तो आपका लेसन हो गया, लेकिन अपने अपने विद्यालयों में इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हुए आज जो आवश्यकता है तकनीक की, उस तकनीक का उपयोग करते हुए आप निश्चित रूप से हमारे जो भैया बहन हैं, उन भैया बहनों का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से करेंगे। और उनको, जैसा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चे को रटने वाला नहीं बनाना है, बच्चे को समझदार बनाना है, तो हम सब लोग अपने यत्न के द्वारा, हमने जो यहाँ सीखा उसके द्वारा हम अपने भैया बहनों को अच्छे समझदार बना सकेंगे। और केवल इतना ही नहीं, विद्या भारती ने जिस उद्देश्य को लेकर के ये विद्यालय प्रारंभ किए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति को करने में भी हम सहभागी होंगे। हम आगे बढ़ाएंगे विद्या भारती के उद्देश्य को, कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मुझे लगता है कि मुख्य अतिथि जी के बोलने के पश्चात मैं और अधिक बोलूं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कोई संघ के ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे सामने बोल रहे हैं, और मैंने आपके बारे में सुना है, अब वो अभी मैं एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा है। शायद आपने जब IAS किया है तो संस्कृत विषय को लेकर किया है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। अभी भाई साहब ने अंग्रेजी का नाम लिया, तो जहाँ आज पूरी अंग्रेजियत चल रही है, और वहाँ हिम्मत करके संस्कृत विषय को लेकर के उसमें से IAS बनना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का सामना किया आपने, उस चुनौती को अवसर में बदला है आपने। तो आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। आपकी बोलने से ही ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ठीक जगहों पर हैं और हम ठीक व्यक्ति को सुन रहे हैं। ऐसा सुंदर उद्बोधन, और उद्बोधन वो माने विषय को लेकर के ही था, माने हम जो विद्या भारती में काम कर रहे हैं, हम जिस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, तो उसी प्रकार की शिक्षा के बारे में, उसी प्रकार की बातचीत आपने हमारे सामने रखी है। तो वास्तव में हम भी, हमारे विद्या भारती के कार्य का ये उद्देश्य विद्यालय इसलिए शुरू कर रखे हैं कि पहला तो सीधा सीधा ये है कि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को लेके काम कर रहे हैं। संघ जितने भी माने संघ के विचार से चलने वाले जो भी संगठन हैं, वो सब संघ के विचार को लेके ही काम कर रहा है। और संघ का विचार माने वो हिंदुत्व का विचार है। हिंदुत्व का विचार माने राष्ट्रीयता का विचार है, भारतीयता का विचार है। अगर हिंदुत्व इस राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर नहीं रहेगा, ये भारत भारत नहीं रहेगा।
भारत के रूप में इसकी पहचान नहीं रहेगी। तो भारत भारत बना रहे, भारत के रूप में ये राष्ट्र खड़ा रहे, तो हिंदुत्व, और हिंदुत्व वही है जो अभी भाई साहब ने बताया कि उपनिषद में जो कहा गया है, वेदों में जो कहा गया है, पुराणों में जो कहा गया है, और हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा दर्शन, और हर एक देश का कोई दर्शन होता है, उस दर्शन के पहचान में उस देश की जीवन दृष्टि बनती है। और हमारे भारत की जीवन दृष्टि हम सब समझते ही हैं, क्या है जीवन की दृष्टि। हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हमारे सब के अंदर वो परमात्मा है, हम सब जानते हैं, आत्मा परमात्मा उस समय भी बात की है। तो ये जो जीवन दृष्टि है, सबके अंदर वही परमात्मा है, सबके अंदर वही भगवान है। इसलिए अपने वहाँ चींटी को भी दाना दिया जाता है और पीपल में भी पानी दिया जाता है। उसका वैज्ञानिक महत्व अलग है, लेकिन हम कहते हैं पीपल में भी वही भगवान है, सब में वो भगवान है। हम दरिद्र नारायण कहते हैं, तो जो दरिद्र है उसके अंदर भी वो नारायण है, तो सब के अंदर वही परमात्मा का निवास है। तो हमारी पहली जीवन दृष्टि है, पूरा विस्तार सारा उसी के द्वारा हो रहा है, उसी परमात्मा के कारण से। तो ये जीवन दृष्टि बच्चों में देना, जो भी संवेदनशीलता की बातचीत की भी आपके साथ में बहुत से हमारे अनेकों पूर्व छात्र ये IAS IPS ये निकले हुए हैं, हम सब जानते ही हैं। तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनके अंदर संवेदना है, वो भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के लिए अच्छा काम कैसे किया जाए वो उनके मन के अंदर रहता है। तो इस प्रकार की जो जीवन दृष्टि है, जीवन दृष्टि देने का काम विद्या भारती कर रही है, यही हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व निष्ठ जीवन, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और हिंदुत्व से ओतप्रोत ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण हमने करना है। और उसके बाद जो भी सारा का सारा बताया, तो शरीर से लेकर के आत्मा तक का विकास, ये सर्वांगीण विकास हमने उसको कहा है, जिसको सामान्यतः लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो उसमें हमने शरीर है, हमारे प्राण हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, इसका विकास बालक का होना चाहिए। अगर ये विकास बालक का होता है तो वो बालक जो है वो सेवाभावी बनता है, वो बालक सबल बनता है। वो बालक अगर इस प्रकार के विकासों से युक्त सर्वांगीण विकास उसका होता है, इसको हमने पंचकोशात्मक विकास भी कहा है, जिसको हमने शारीरिक विकास कहा, तो उसको हमने अन्नमय कोश कहा। तो अन्नमय कोश का विकास, फिर अन्न के बाद में प्राण है, माने शरीर के बाद में प्राण है। अगर शरीर हमारा सबल है, शरीर हमारा अच्छा है, तो हम कठिन से कठिन काम आते हैं तो उसको हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं है, सरल काम भी है, तो उसको कर नहीं पाता है वो। इसलिए हम चाहते हैं सब हमारे युवा जो है पूरे देश के, उनका शरीर अच्छा हो। जो भी मोदी जी ने नारा दिया फिट इंडिया, तो फिट इंडिया तभी होगा उसका जब शरीर अच्छा होगा। तो एक तो शरीर अच्छा हो, तो उसको हमने अन्नमय कोश कहा। फिर प्राण बलवान होना चाहिए। आजकल हम सब सुन रहे हैं कोरोना के कारण से इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, हमने सुना कि सहन करने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। तो ऐसी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? तो उसमें आपने अभी कोरोना काल में सबने सुना होगा कि एक डॉक्टर का ये भी आया था, अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है, एक बार सांस भरा और 1 मिनट तक वो रोक सकता है, तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप, उसके अंदर कोरोना कुछ नहीं करेगा। तो कोरोना कर क्या रहा है? कोरोना फेफड़े को तो खराब कर रहा है, एकदम गले में तो बैठ रहा है। तो वो जो हमारा, अगर माना हमारी प्राण जो है बलवान है, तो जो प्राण बलवान है वो व्यक्ति हर हमेशा सक्रिय रहता है, वो निष्क्रिय नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति हर हमेशा, वो आलसी नहीं रहता है, वो गतिशील होता है, वो गतिमान रहता है। ये प्राण का महत्व है। तो उसके प्राण बलवान हो सके, प्राण अच्छे हो, सुदृढ़ हो, प्राण बलवान हो। प्राण के बाद मन है, मन के सोच हारे हारे मन के जीते जीत, हमने कहा है कि मन जैसा होगा वैसा काम होता है। इसलिए जैसा बताया कि सकारात्मक सोच व्यक्ति के अंदर निर्माण हो। अगर सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक सोच के बाद में ही वो अधम से मध्यम, मध्यम से उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनता है। तो अगर उसकी सकारात्मक सोच है, उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनेगा, वो हार जीत में कुछ नहीं कर। हम सब गीत बोलते ही है ना, गिर कर उठना उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्म में वीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का।
वो व्यक्ति, उसको जीत मिली चाहे हार मिली, कुछ भी मिली है, लेकिन वो आगे आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, वही उत्तम मनुष्य है, वही उत्तम श्रेणी का कहा गया है, जो आपने भाई साहब ने भी बताया। तो अगर उसकी सकारात्मक सोच माने, उसका मन अच्छा है, उत्साही मन है, वो काम कर सकता है। तो मन का विकास उसका हो। मन के बाद में बुद्धि आती है, बुद्धि के बारे में सारा कुछ बताया। बुद्धि सोचती है, तो बुद्धि कैसी है? बुद्धि ये सत्यान्वेषी है कि नहीं, ये सत्य क्या है झूठ क्या है उसको परख सकने की उसकी क्षमता है कि नहीं है। और फिर आत्मा का विकास है, तो आत्मा माने वो परमात्मा, हम सब उसी में हैं, वही हमारा सबके अंदर वही है, वो सबके अंदर है तो मेरे अंदर भी वही है। तो उसी में से फिर व्यक्ति जो है ये सेवाभावी बनता है, और यही आध्यात्मिक विकास है। व्यक्ति जब सेवाभावी बनता है, सेवा करता है, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपने वहाँ कहा है कि दूसरे का हित करना उसके बारे में कोई धर्म नहीं है। यही आध्यात्मिक विकास है, ये आत्मा का विकास है। तो ये जो आत्मा का विकास है ये बालक का हो सके, और कुल मिलाकर के हमने कहा तो ऐसा बालक हम निर्माण कर सके, इसको हमने कहा कि सबल बालक, अच्छा बालक, समाज उपयोगी बालक, देशोपयोगी बालक, समाज के हित में कार्य करने वाला बालक, और जो अभी भाई साहब ने कहा उत्तम श्रेणी का बालक, ये हम निर्माण करना चाहिए, मनुष्य निर्माण करना चाहिए चाहते हैं, ताकि वो देश और समाज का काम कर सके और उसी के बल पर हमारा भारत अच्छा हो सके। तो ऐसा एक लक्ष्य लेकर के हम जो काम कर रहे हैं विद्या भारती के अंदर, तो ऐसे लक्ष्य की पूर्ति करने वाले आप सब आचार्य दीदियाँ हैं। आपके माध्यम से ही हो सकता है। हम तो बीच बीच में आपको केवल भाषण कर देते हैं कि विद्या भारती ये सोचती है, लेकिन करना आपने है। तो आपसे हमारा ये निवेदन है, जो हमने यहाँ सीखा है उस सीखे हुए को निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। और एक बार सीख लिया, आवश्यकता क्या होती है कि सीखने के पश्चात में बार बार उसका अभ्यास करना। अगर ठीक चीज़ सीख ली है तो ठीक सीखने के पश्चात में जितना अधिक हम अभ्यास करते जाएंगे तो उस काम में हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ सब सीखा है, उसको हम अपने विद्यालय में जाके छोड़ न दें, लगातार हम उसका अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे लिए वो सामान्य चीज़ हो जाएगी। और जो हम सब जब उस प्रकार से फिर शिक्षण करेंगे, विद्या भारती ने जो पंचपदी शिक्षण पद्धति कही है उसके आधार पर शिक्षण करेंगे, तो बच्चा हमारा समझदार भी बनेगा, बच्चा हमारा अच्छा भी बनेगा, बच्चा हमारा संवेदनशील भी बनेगा। और जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार, बालक में अगर अच्छे संस्कार आते हैं तो बालक महान बनता है, वो भगवान राम जैसा बनता है। बालिकाओं में अच्छे संस्कार आते हैं, माता सीता जैसी बनती हैं। और अगर संस्कार नहीं होते वो रावण बनता है, वो सुपड़खाड़ बन जाती है। तो इसलिए हम जरा ध्यान रखें, तो अपने शिक्षण के साथ साथ में अच्छा बनाने के साथ साथ में बच्चे को अच्छे संस्कार देना, इस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो विद्या भारती इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसा कहा 1952 से काम है। आज पूरे देश के अंदर अगर हम विचार करेंगे तो लगभग 13,000 के आसपास हमारे औपचारिक विद्यालय हैं, जिनको हम स्कूल कहते हैं, विद्यालय हैं। और लगभग 12,500 के आसपास हमारे अनौपचारिक शिक्षण संस्थान हैं, जिसको हम एकल विद्यालय संस्कार केंद्र कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के लेह लद्दाख तक, कन्याकुमारी तक, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है अपना जहाँ हम ऐसे, जहाँ आवश्यकता है तो ऐसे सीमांत क्षेत्र से लेके संवेदनशील क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अपने जो वनवासी क्षेत्र, उन सब क्षेत्रों में हमारे इस प्रकार के एकल विद्यालय संस्कार केंद्र भी चलते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 25,000 शिक्षण संस्थानों का ये संचालन विद्या भारती के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में होता है। अभी कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ विद्या भारती का काम नहीं है। और लगभग 35 लाख के आसपास हम भैया बहनों को शिक्षण इस दिशा में दे रहे हैं। और 1.5 लाख के आचार्य, जो हमारे 1.5 लाख के आसपास आप जैसे मिशनरी भाव से काम करने वाले, सेवा भाव से काम करने वाले आचार्य दीदियाँ हैं। तो एक इतना बड़ा हमारा विद्या भारती का परिवार है। अगर हम सब लोग ठीक प्रकार से जुट जाएंगे, जो अभी बताया भाई साहब ने बताया, तो लगभग 15 से 20 लाख हमारे पूर्व छात्र हैं। और वो पूर्व छात्र जो अभी स्वावलंबी हैं, अच्छे स्थानों पर गए हैं, कोई अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई अच्छे कर्मचारी हैं, ऐसा सब मिला करके जो अभी स्वावलंबी पूर्व छात्र हैं वो लगभग 15 से 20 लाख के आसपास ही हैं। और आजकल एक पोर्टल का भी काम चल रहा है, उस पोर्टल के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी अभी अभियान चला हुआ है। हम सब आचार्य दीदियों के ध्यान में होगा ही वो।
तो ऐसा जो है पूर्व छात्र भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसा एक परिवार विद्या भारती का पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि सुनील जी जैसे व्यवसायी और आज के मुख्य अतिथि मान्यवर ब्रह्मदेव जी जैसा नाम वैसा गुण ये कहते हैं, तो ब्रह्मदेव जी जैसे व्यक्ति अगर हमारे साथ में सहयोग करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो हम सब आचार्य भाई बहन इनके सहयोग से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है फिर से हमारा भारत जगत गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर से पूरा भारत विश्व में भारत की जय जयकार हो सके। तो सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना और ऐसी युवा पीढ़ी के माध्यम से हम बना सकेंगे, हम सब उसी काम में लगे हैं। तो आप सब इसको दृढ़ता से करें, अच्छे मन से करें, ऐसा आप सब से निवेदन करते हुए यहाँ के आयोजकों का मैं सबका धन्यवाद करते हुए, विशेषकर मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज के इस अवसर पर इस समापन कार्यक्रम में एक हिंदी पाक्षिक न्यूज टाइम्स पोस्ट और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की संवाद पत्रिका श्री संवाद भारती इसका विमोचन और लोकार्पण करने का कष्ट करें।